हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन वीके कानूनी शिक्षा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के काइंड क्या हैं, व्याख्या कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। व्याख्या के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक शाब्दिक, नंबर दो तार्किक। नंबर एक शाब्दिक, नंबर दो तार्किक। ये दो प्रकार व्याख्या के होते हैं, इंटरप्रिटेशन के काइंड होते हैं और इनको डिफाइन यहाँ पे किया गया है। शाब्दिक क्या होता है, शाब्दिक व्याख्या कौन सी व्याख्या होती है, ये मैं आपको समझाऊंगा। व्याख्या से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी कानून की ज्यों की त्यों, किसी कानून की ज्यों की त्यों व्याख्या की जाए और व्याकरण के नियमों से शब्दों का जो अर्थ निकालना है उसे ठीक माना जाए, या जो अर्थ निकलता है उसे ठीक माना जाए। तो शाब्दिक व्याख्या में क्या होता है, जो व्याख्या होती है, व्याख्या में सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि जो भी नियम में, कानून में, विधान में जो भी व्याख्या दी गई है उसको ज्यों के त्यों पढ़कर उसका अर्थ निकाला जाए। किसकी सहायता से? व्याकरण के नियमों की सहायता से उसका ज्यों का त्यों अर्थ निकाला जाए। मतलब साधारण अर्थ, साधारण शब्दों में जो अर्थ उसका निकलता है वही अर्थ निकाला जाए और उसको ही सही माना जाए। किसी भी न्यायाधीश की कानून की भाषा में सुधार करने का अधिकार नहीं है। अब सेकंड क्या है, तार्किक व्याख्या। तार्किक व्याख्या, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? जब किसी नियम की शब्दावली में व्याकरण के नियमों के प्रयोग से कोई उचित अर्थ न निकलकर असुविधा का कारण बन जाए, असुविधा का कारण बन जाए, या उससे कोई कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है जो उस कानून का उद्देश्य नहीं था, तो न्यायालय शब्दों की बनावट में कुछ हेर फेर करके अनुकूल अर्थ निर्धारित कर सकता है। इसे तार्किक व्याख्या कहते हैं। शाब्दिक व्याख्या में क्या था कि जो भी नियम की भाषा दी गई है, कानून की भाषा जो है, उसको ना बदलकर ज्यों का त्यों उसका अर्थ व्याकरण के नियमों के अनुसार निकाला जाए और उसी को सही माना जाए। इसे क्या कहते हैं? शाब्दिक व्याख्या कहते हैं। और जो तार्किक व्याख्या है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, उसमें क्या है, जब किसी नियम से, जो किसी भी नियम में, कानून में व्याकरण के शब्दों से, व्याकरण के नियम से जो अर्थ निकल रहा है वह उचित नहीं है, असुविधा वहां पर वो उत्पन्न कर रहा है और अन्यायपूर्ण जो है उसका रिजल्ट वहां पर निकल कर आ रहा है और उस नियम का वो उद्देश्य नहीं है जिस नियम के लिए वो व्याख्या की गई है, और जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो डिफरेंट है, उसके अनुकूल नहीं है। तो उसको उसके अनुकूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यायालय द्वारा शब्दों में कुछ हेर फेर करके उनकी बनावट को बदलकर नियम की व्याख्या के अनुकूल बनाना पड़ेगा, और ताकि न्यायपूर्ण रिजल्ट वहां पर निकल सके, जो भी नियम का उद्देश्य था उसके अकॉर्डिंग वहां पर रिजल्ट निकल सके। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा और इसी को तार्किक व्याख्या कहते हैं। सामंत के अनुसार इसकी क्या टिप्पणी की गई है वो भी एक बार देख लेते हैं। सामंत का मानना यह है कि न्यायालय इस वास्तविकता को स्वीकार करे कि नियम की शब्दावली, लिटेरा लेगिस अर्थात ग्रामेटिकल, उसकी वास्तविकता सेंटेंसा लेजिस के आशय के लिए प्रत्यक्ष और अंतिम निर्णयात्मक प्रमाण है, परंतु दो अवस्थाओं में अपवाद हो सकते हैं। तो सामंत यहाँ पर क्या कहता है? सामंत का ये मानना है कि न्यायालय इस वास्तविकता को
स्वीकार करे। किसको स्वीकार करे? कि जो नियम है, जो हमारे विधान है, विधान की जो शब्दावली है उसमें ग्रामेटिकल, और सेकंड क्या है, वास्तविकता के आशय के लिए प्रत्यक्ष और अंतिम निर्णयात्मक प्रमाण है। तो इसमें दो चीजें बताई गई हैं। एक तो नियम की शब्दावली में जो ग्रामेटिकल, जो व्याकरण से संबंधित नियम हैं उनको लेकर जो अर्थ निकलता है उनको सही माना जाए, और सेकंड क्या है, वास्तविकता के आशय को देखा जाए, वास्तविकता के आशय को देखा जाए और व्याकरण के नियमों से जो अर्थ निकले शब्दों का उसको सही माना जाए। और अगर उसको सही मानकर कुछ अन्यायपूर्ण रिजल्ट वहां पर निकल रहा है तो हम तार्किक व्याख्या का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी दो अवस्थाओं में अपवाद हो सकते हैं। नंबर एक, नियम के शब्द तार्किक ढंग से दोषपूर्ण हो, वही जो हम अभी हमने डिस्कस किया था, नियम के शब्द तार्किक ढंग से दोषपूर्ण हो। अगर हम तार्किक ढंग से शब्दों का फेर बदल कर नियमों को पेश करें, विधान की व्याख्या करें और उससे अन्यायपूर्ण या कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जो इस नियम के उद्देश्य के खिलाफ है, तो क्या करेंगे, ये अपवाद माना जाएगा और वो दोषपूर्ण होगा। और नंबर दो, जब व्याकरण के नियमों द्वारा भाषा का अर्थ अस्वीकार निकले। अब सेकंड नंबर, जब शब्दावली, जो शब्द दिए गए हैं, विधान के जो भी शब्द दिए गए हैं उनको व्याकरण के नियमों के अनुसार जो भी उनका अर्थ निकलता है, अगर ऐसा अर्थ निकले जो न्याय संगत ही नहीं हो या उद्देश्य को ही पूरा ना करता हो नियम के, तो ये भी अपवाद माना जाएगा। तो व्याकरण की दृष्टि से जब नियमों के शब्दों में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ये जो अब दो अपवाद दिए गए हैं, इनकी दृष्टि से जब नियमों के शब्दों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जब इन अपवादों की वजह से दोष उत्पन्न हो जाते हैं शब्दों में, वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अनेक अर्थता। यहाँ पर इसकी जो हेडिंग दी गई है अनेक अर्थता, यहीं से समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। इसको एक बार डिफाइन करते हैं। अनेक अर्थता का मीनिंग क्या होता है? जब नियमों से एक से अधिक अर्थ निकले, जब हम किसी विधान की व्याख्या करें और वहां पर एक से अधिक अर्थ निकले तो क्या करना चाहिए? हमें रियल इंटेंशन क्या है, वास्तविक आशय क्या है, उसका पता लगाना चाहिए और सही अर्थ निश्चित करना चाहिए। ये न्यायालय का कर्तव्य है। और सेकंड, असंगति। जब कोई भी अर्थ न निकले, फर्स्ट में क्या था? अनेक अर्थ में जब एक से ज्यादा अर्थ निकले, और सेकंड में क्या है? जब कोई भी अर्थ न निकले और विधि के आशय और महत्व को ही नष्ट कर दे। तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि रियल इंटेंशन का पता लगाए, वास्तविक आशय का पता लगाए और सही अर्थ निश्चित करे। अब है थर्ड, अपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस। जहां दोनों में से कुछ भी न हो, जो ऊपर दो पॉइंट दिए गए हैं, अगर उनमें से कुछ भी ना हो, ना तो एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हो, ना ही कोई अर्थ निकल रहा है जो सेकंड नंबर में बताया गया है, अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो और फिर भी कुछ कमी रह जाए, व्याख्या में फिर भी कुछ कमी रह जाए, तो ऐसी कमियों को पूरा करने के लिए न्यायालय तार्किक व्याख्या करता है। फिर तार्किक व्याख्या करके शब्दों में फेरबदल करके शब्दों की बनावट से तार्किक व्याख्या वहां पर की जाती है और जो सही अर्थ होता है उसको निश्चित किया जाता है। ये प्रोसेस जो है सारी, ये सामंत के अनुसार बताई गई है, सामंत के अनुसार टिप्पणी की गई है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सामंत के अनुसार, सामंत का ये मानना है कि न्यायालय इस वास्तविकता को स्वीकार करे कि जो भी नियम की शब्दावली है उसमें ग्रामेटिकल एंड वास्तविकता, जो वास्तविकता का आशय होता है वही प्रत्यक्ष और अंतिम
निर्णयात्मक प्रमाण होता है, परंतु इन दो अवस्थाओं में अपवाद हो सकते हैं। और वो अपवाद कौन कौन से हो सकते हैं? नियम के शब्द तार्किक ढंग से दोषपूर्ण हो, तार्किक ढंग से जो व्याख्या की गई वो दोषपूर्ण निकले, और सेकंड, जब व्याकरण के नियमों द्वारा भाषा का अर्थ अस्वीकार्य निकले। जब हम जो ग्रामेटिकल है, व्याकरण के नियम हैं, उनसे भी, उनके द्वारा जो अर्थ निकले वो भी दोषपूर्ण हो। तो फिर क्या होता है, जो इनसे दोष उत्पन्न होते हैं इन अपवादों से, वो 3 प्रकार के होते हैं। अनेक अर्थ, असंगति, अपूर्णता। अनेक अर्थ से यहीं से स्पष्ट हो जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक से अधिक अर्थ जहां पर निकले तो रियल इंटेंशन का पता लगाएं, ये न्यायालय का कर्तव्य है, और सही अर्थ निश्चित करें। और सेकंड क्या है? असंगति, जब कोई भी अर्थ ना निकले तब भी रियल इंटेंशन का पता लगाए और सही अर्थ को निश्चित करें। लास्ट, अपूर्णता, जहां दोनों में से कुछ भी ना हो फिर भी कुछ कमी रह जाए, तो ऐसी कमियों को पूरा करने के लिए न्यायालय तार्किक व्याख्या करती है। हमारी वीडियो का पर्पज यही आपको समझाना था कि इंटरप्रिटेशन में सामंड के अनुसार क्या टिप्पणी की गई है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।